हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। पीछे हम लोगों ने बात किया था चार्ज क्या है, चार्जिंग के मेथड क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके टाइप क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, क्वांटम ऑफ नेचर चार्ज क्या होता है, सब पर हमने बात की थी, है ना। और उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो समान चार्ज मीन्स जो नेचर इनका समान रहता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये सिंपली वैसे ही बात है जैसे कि दो लोग एक दूसरे को प्यार भी कर सकते हैं और नफरत भी कर सकते हैं, पर यहाँ कुछ रूल दूसरा है ना। तो यहाँ कैसे रूल चलता है वही चीज समझाने के लिए एक नियम है, कौन सा, कूलाम्स नियम, है ना। तो कूलाम्स नियम एक्चुअल में ये बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। किसके बीच? बिंदु आवेशों के बीच। तो बिंदु आवेश क्या होता है इस चीज को पहले समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए सिंपल क्या करते हैं, कोई दो चार्ज लेते हैं और सपोज करते हैं बहुत छोटे चार्ज हैं, यानी कि एक चार्ज ये जिसका मैग्नीट्यूड है Q1 और दूसरा चार्ज ये जिनका मैग्नीट्यूड है Q2, है ना। तो जब दूरी की कंपेयर में ये मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, दूरी के कंपेयर में ये मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R मान लेते हैं। और अगर हम ये कहें R बहुत ही ग्रेटर है, R ग्रेटर है Q1 एंड Q2 से, Q1 एंड Q2 से, देन हम कहेंगे कि ये वाले चार्ज बिंदु आवेश है। तो ये वाले जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2, तो इनका नाम क्या रखा जाएगा, बिंदु आवेश। तो आपको समझ आया होगा कि बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज एक्चुअल में दूरी के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, इसलिए इसको हम बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो अब कूलाम्स नियम पॉइंट चार्जों के लिए क्या कहता है, तो एक बार लिखते हैं फिर बताते हैं आपको। तो सबसे पहले नियम सुन लीजिए। कूलाम्स लॉ ये कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो उन चार्जों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको और समझने के लिए डायग्राम खींचते हैं और आराम से इसको नियम को अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, एक का मैग्नीट्यूड Q1 मान लिया और दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 मान लिया। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है ना, स्मॉल r लिया हमने। और याद रखना जितने भी न्यूमेरिकल और जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो सब MKS पद्धति में होते हैं, मीन्स दूरी को मीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। तो R जो भी है यहाँ पर वो मीटर में होगा और चार्ज का आपको MKS पद्धति में मात्र बता ही रखा था, है ना। और SI पद्धति में इसका यूनिट कूलाम कल ही बताया था, तो ये याद रखना है। तो दोनों चार्ज रख दिए, दोनों चार्जों के बीच का एक डिस्टेंस है, इनके बीच कूलाम्स लॉ कैसे बिहेव करता है वही चीज तो लिखनी है अपने को, है ना। तो कूलाम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा चार्जों के गुणनफल के समानुपाती, यानी चार्जों का मल्टीपल कर दीजिए और उसके समानुपाती होता है। बहुत अच्छे। अगली लाइन उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स 1/r²। ये आ गई पॉइंट नंबर 2। क्लियर हो गई, बस इन्हीं को जोड़ देना है, काम खत्म कर देना है। पर ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें जोड़ते हैं, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से तुम्हें क्या नजर आएगा कि साइन दोनों से कॉमन है, तो कहेंगे बिल्कुल कॉमन है, Q1 Q2 बटे r²। क्लियर हो गया ना। अब सभी जानते हैं जब ये साइन हटाया जाता है तो एक प्रॉपरली कांस्टेंट रखा जाता है ना। F बराबर, तो प्रॉपर कांस्टेंट है अपना K, Q1 Q2 बटे r²। आप इसे चाहो तो स्मॉल के लिख सकते हैं, अब ठीक है, ठीक रहेगा। क्योंकि अभी एक और K आएगा जिसको परावर्तांक बोलेंगे, दोनों K सेम हो जाएंगे तो आप शायद इरिटेट महसूस करेंगे, है ना। F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। यही है कूलाम्स लॉ। यही क्या है, कूलाम्स लॉ। चूंकि ये बल है तो जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बहुत अच्छे। तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि K क्या है ना। तो आराम से लिख सकते हैं, जहां K एक प्रायोगिक नियतांक है, आप इसे कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं।
मीन्स के कूलाम नियतांक है। कौन सा नियतांक है? कूलाम नियतांक है। तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई वैल्यू भी होगा, तो उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इधर लिखते हैं थोड़ा, तो ध्यान से देखो। तो जहां के क्या है? कूलाम नियतांक है, और के की वैल्यू लिखते हैं। के की वैल्यू में भी याद होगी 9 इंटू 10⁹, या एक चीज और लिख देते हैं निर्वात के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम निर्वात है, निर्वात के लिए के का मान दूसरा आएगा भी, परावर्तन वो बाद में बताएंगे, पर इस के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹, और निर्वात के लिए इस के का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मींस इस चीज की वैल्यू ही ये लिखी है। क्लियर हो गया? मात्रक निकालते, इसका मात्रक बोलो क्या होगा? तो मात्रक के का निकालना है तो बोलो f और r स्क्वायर तो गुणा कर जाएगा, q1 q2 बटे में आ जाएगा। तो k का जो मात्रक निकलेगा वो बोलो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। उम्मीद करते यहां तक भी आया होगा। तो k का मैग्नीट्यूड कितना? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। मात्रक मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी विमा भी पूछ देता है। तो चलो विमा भी तुरंत ही निकाल देते हैं या बाद में निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बाद में निकालते हैं। हालांकि क्या सभी को ये समझ में आया? F बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर, और k की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम अगर इस वैल्यू को ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या हम आराम से ये चीज लिख सकते हैं? इसकी जगह पर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर, है ना? ये एक स्टैंडर्ड समीकरण आ गई, और आप इसे समीकरण फर्स्ट नाम दे सकते हैं क्योंकि अभी कुछ तुलना भी करना है ना? अब एक चीज और आ रही है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 एक नंबर है और पाई एक नियतांक है। ये बात आपको आती है कि 22/7, है ना? एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो जहां एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होता होगा, ऑफ कोर्स होता है। तो क्यों ना इस वाली वैल्यू से सॉल्व कर दे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, है ना? तो अभी तो हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखे दे रहे डायरेक्ट, या लिखे भी मत, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दिखाते हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, ये कहानी तो हो गई जब ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसी जगह पे रखा जहां निर्वात है। निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है उसका यूनिट, उसका जो वैल्यू है वो 1 होता है ना? पर अगर हम सपोज करें कि ये सेटअप पूरा एक ऐसे माध्यम में स्थित है जहां कुछ परावैद्युतांक भी है, जल है, कागज है, तेल है, मोम है, रबर है, कांच, कुछ भी है, लोहा है, कोई धातु भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसे एक सेटअप माध्यम में रखा हो तब हम इसकी वैल्यू कैसे डिनोट कर पाएंगे, है ना? तो अभी तक जो ये वाला फॉर्मूला समीकरण 1 में देख पा रहे हैं, ये निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए। ये बात याद रखनी है। ठीक, अब हम सपोज करते हैं कि माध्यम यहाँ पर कोई है, कोई माध्यम एग्जिस्ट कर रहा है, तब कैसे बिहेव होगा। तो मेरे ख्याल से समीकरण 1 तक सभी को नोट कर लेना है। आगे का ध्यान से देखें, इधर इरेज करते हैं। अब हम सपोज करते हैं ये पूरा सेटअप एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युतांक का एक्चुअल मतलब है कि अचालक पदार्थ, यानी ये चार्ज जहां पर रखे हैं वहां अचालक है, यानी उनके बीच अचालक भी बिहेव कर रहा है। जैसे रबर हो सकता है, कांच है, तेल है, मोम है, ये सब चीजें, ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम फोर्स क्या लिखेंगे? तो अगर माध्यम का परावैद्युतांक k है, तब जब फोर्स लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस बार हमने निर्वात के लिए F लिखा था, तो माध्यम के लिए कुछ अलग अक्षर ले लेते हैं। सपोज हमने FM ले लिया। FM का मतलब है फोर्स विद मीडियम, यानी माध्यम के साथ बल कितना लगेगा। तो बोलो फिर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में कूलाम का जो प्रयोग है, कूलाम का जो नियम है, वो प्रायोगिक सिद्धांतों पर आधारित है, मींस प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। इसे सैद्धांतिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है, ठीक है? तो उन्होंने देखा जब इनके बीच कोई परावैद्युत डाला जाता है, मींस रखा जाता है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, वो घट जाता है। और आप सभी जानते हैं वैल्यू तब घटती है जब किसी वैल्यू को भाग दिया जाता है। बात क्लियर हो गई ना? इसका मतलब जो परावैद्युतांक k है वो भाग में लिखा जाएगा, मींस वो यहां लिखा जाएगा।
क्लियर हो गया, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और उन्होंने ये भी नोट किया कि जितना टाइम के होता है उतने ही टाइम घट जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है तो फिर ये हाफ हो जाएगा, और 4 है तो फिर 1/4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? ठीक, तो Fm की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? तो ये तो हो गया निर्वात का कूलाम्ब बल, और ये है माध्यमों में रखे चार्जों के बीच कूलाम्ब बल। अब क्यों ना हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दें यार? तो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो सबको तो सेम लिखा, बस के का एक रिलेशन निकल आएगा एफ और एफएम के बीच। क्लियर हो गया ना? तो हम लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड मीन समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग कर दे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट ध्यान से देखेंगे इधर, तो क्या लिखा है साफ साफ, एफ अपान एफ एम इक्वलेंट, एफ की वैल्यू उधर से बोल दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं भाग वाली वैल्यू को भाग में ना लिख करके आप गुणे में पलट कर लिख सकते हैं। मीन्स हमने इधर गुणा लगाया और ये वाली वैल्यू पलट के लिखनी है, तो ऊपर बोलो क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बटे में 1 आर स्क्वायर बटे में बोलो Q1 Q2। क्या कुछ कट रहा है? तो ऑफकोर्स बहुत कुछ कट रहा है, तो बोलो क्या बचा, एफ अपान एफ एम बराबर के। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। तो एफ अपान एफ एम इक्वलेंट बोलो के। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, यानी जो एफ का वैल्यू होता है वो एक्चुअल में एफ एम का के टाइम होता है। एफ का जो वैल्यू होता है वो एफ एम का के टाइम होता है। मीन्स निर्वात में फोर्स तगड़ा होता है बजाय माध्यम के, है ना? यानी कि हम ऑलवेज लिख सकते हैं एफ ग्रेटर एफ एम, है ना? यानी एफ ऑलवेज ग्रेटर होगा एफ एम से। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक, अब कुछ लॉजिक की बातें सुनना बहुत ध्यान से, है ना? हम चाहते हैं कि अब जल्दी भी आए आपको और इजी भी आ जाए। ध्यान से देखो, क्या हमने कहा था जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युशीलता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल थी। ठीक, जब हमने कहा ये वाला एक सेटअप जो है वो पूरा माध्यम में रखा है, तो यहाँ की जो वैद्युशीलता होगी वो निर्वात की तो नहीं होगी, इसका मतलब वो माध्यम की वैद्युशीलता होगी। किसकी होगी? माध्यम की वैद्युशीलता। समझ में आ गया नहीं? तो अगर वो माध्यम की वैद्युशीलता होगी तो जाहिर सी बात है उसे लिखने के लिए कोई अक्षर भी यूज करना पड़ेगा, है ना? तो उसे लिखते हैं एप्सिलॉन से। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन से। और अगर आप यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन, तो ध्यान से देखो तो ये एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि के का एक और भी फार्मूला निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वलेंट के, है ना? इसे इरेज करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो एक तो फार्मूला अभी ये निकला था वो तो याद ही होगा आपको, है ना? तो इधर लिखते हैं ध्यान से, अतः के बराबर एक फार्मूला और आप लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना? और अभी भी हमने लिखा था क्या, के बराबर एफ अपान एफ एम। इसका मतलब है ये कि हम ये भी तो फार्मूला इसके बराबर में लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है ना? तो जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, और ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कुछ माध्यम के लिए जैसे याद है निर्वात हो चाहे वायु हो, निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू कितनी? 1। और अगर माध्यम धातु है, क्योंकि वो भी हो सकता है, धातु के लिए के की वैल्यू कितनी? इनफिनाइट होती है। ठीक है, और ऐसे ही जल के लिए 81, जल के लिए 81 सॉरी इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नहीं, मेरे ख्याल से के का ही होता है। ठीक है, चलो वो भी लिख देते हैं। जल के लिए के बराबर 81। ठीक है,
यहाँ तक दिख रहा है सभी को? बहुत अच्छे। तो ये कुछ वैल्यू है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, है ना। तो जहां के क्या है, माध्यम का परावर्तकांक है, और निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1, धातु के लिए एग्जिस्ट करती है इनफिनाइट, और जल के लिए कितनी 81, ठीक है। अब यहां से अगर परिभाषा निकालना चाहें तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या ये माध्यम की वैद्युशीलता है? बिल्कुल, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता और एप्सिलॉन नेट निर्वात की वैद्युशीलता है। तो माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, या ये भी कह सकते हैं निर्वात में स्थित चार्जों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में स्थित चार्जों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? के कहते हैं। के मींस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये एक विमाहीन राशि है। परावैद्युतांक कैसी राशि है? विमाहीन राशि, क्योंकि न्यूटन बटे न्यूटन कटेगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू आपको नहीं लिखाई है अभी एप्सिलॉन नॉट की, तो इसका निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे वो चीज अभी निकालते हैं, ठीक है। तो यहां तक की जो कहानी थी वो थी कूलाम्स लॉ की, और आप सभी जानते हैं बल एक वेक्टर प्रोडक्ट है। बल कैसी राशि? वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप, है ना। उसको पढ़ने से पहले कुछ एप्सिलॉन नॉट पर काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा होती है पेपर में और पूछा भी जाता है, ये है ना। इसका विमा मात्रक खूब आता है, हर एक दूसरे साल आ जाता है। इस बार नहीं आया था तो मान लो अगली बार जरूर आएगा, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा, और विमा से एक नंबर 100% आता है। तो कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें केवल विमा ही निकालनी होगी, और विमा निकालना हमने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियो के डाल दिए जाते हैं, आराम से आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा, तो एक फार्मूला अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी भी पढ़ाया था पीछे। और याद करो तो के का मात्रक भी हमने आपको पढ़ाया था, तो के का मात्रक ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू थी के की, मींस ये वाला मात्रक किसका था? के का। तो के का अगर मात्रक पूछे तो ये, विमा भी पूछे तो विमा भी इससे निकाल सकते हैं आप, है ना। पर हमें किसका निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट यहां से निकाल दो। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर बोलो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/4 पाई के, है ना। अब बोलो मुझे मात्रक, तो मात्रक ध्यान से देखो, तो इस नंबर का कोई मात्रक नहीं होगा, है ना। नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, तो वैल्यू सिर्फ 1/k ही तो बच रही है। तो 1/k बच रही है, इसका मतलब 1 बटे में ये मात्रक लिखोगे तो पलट जाएगा, तो सीधा सीधा पलट के ही ना लिख दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख दो यार। तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में बोलो क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहानी है इसके मात्रक की। अब अगर मात्रक निकालना आता है तो फिर जाहिर सी बात है विमा भी आनी चाहिए। तो अब निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में हमने आपको कुछ विमाएं कहा था कि रट लीजिए, ताकि तेजी से कर सकते हैं, वरना फिर टाइम लग जाता है। तो याद करो कूलाम की कल ही निकाली थी, 80 होती है, क्या होती है? 80, और 80 पर क्या लगा है? स्क्वायर, और विमाओं को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। न्यूटन की होती है MLT-2, न्यूटन की विमा क्या होती है? MLT-2, और मीटर की होती है L, और इस पर लगा स्क्वायर तो इस पर भी लगा दो स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे। अब इसे सॉल्व करना है, तो ऊपर वैल्यू बोलो क्या लिखी है? तो ऊपर लिखा है a²t², नीचे बोलो, तो नीचे लिखा है ml³ t-2। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, बस नीचे के अक्षरों को ऊपर देखना होता है ना। तो फिर बोलो क्या लिखें? इस पर 1 घात है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। L पर 3 घात है, प्लस की ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी। T पर -2 घात है, ऊपर जाएगी 2 प्लस की घात हो जाएगी, और +2 तो ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है, तो T पर कितनी घात हो जाएगी? 4, A पर 2 घात, ठीक। तो ये आंसर आ गया इसका विमीय सूत्र। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अच्छे। m इनवर्स L-3 T4a², ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा निकालने का तरीका, एक नंबर है, एकदम सॉलिड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसका कुछ ग्राफी निरूपण भी आपको दिखा देते हैं। यानी जो फोर्स है वो जो 2 समीकरण थी ना, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और R² के
व्युत्क्रम था, है ना। तो उसके साथ ग्राफी निरूपण कैसे चलता है वो चीज एक बार देखते चलिए, क्योंकि अब तो न्यूमेरिकल ग्राफ पर भी आने लगा है ना। तो ग्राफ वाले न्यूमेरिकल आएंगे तो आप दिक्कत ना हो आपको, इसलिए तो कुछ ग्राफों को सीखते जाना है। तो हमने एक समीकरण देखी थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो इसका ग्राफ बिल्कुल सरल रेखी होगा, यानी जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन का, देन फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आपने चार्ज छोटे कर दिए तो फोर्स भी घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता है। और सरल रेखी ग्राफ कुछ ऐसे बनाया जाता है, जिसमें एक लाइन में Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया है और दूसरे में फोर्स, ठीक है। तो इनका जो परिणामी निकलेगा वो हमेशा ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। अगर चार्जों के मैग्नीट्यूड बढ़ रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना। इसका कुछ कर्व ग्राफ प्राप्त होता है, कैसा? कुछ ऐसा। ये R है, ये F है, कुछ ग्राफ ऐसे, ठीक है। अगर R का वैल्यू बढ़ेगा यदि R का वैल्यू बढ़ेगा देन F घटेगा, ठीक है ना। ये दूरी आप बढ़ती जाएगी चार्ज के बीच की तो फोर्स घटता जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल जब आएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। हालांकि अभी ये ग्राफ से समझ लीजिए आप। नेक्स्ट चीज है, विमा वगैरह निकाल ही लिया है, सब कुछ कर लिया हमने, है ना। बहुत अच्छे। अब एक कूलाम के नियम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। कूलाम नियम की विशेषताएं, तो पॉइंट वाइज एक बार सुन लो। पहला पॉइंट कह रहा है कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, इसे सैद्धांतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया ना। दूसरा पॉइंट है यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। समझ में आ गया ना। ठीक। अगला पॉइंट है यह नियम नाभिकीय दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक के लिए भी सत्य है। नाभिकीय दूरी आपको याद होगी जब हमने कल एटम के बारे में पढ़ाया था, तो ये डिस्टेंस होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये बहुत कम दूरी है, बहुत बहुत कम दूरी है। यानी कूलाम नियम इस दूरी से लेकर के मीटर्स की दूरी में भी काम करता है, और मीटर के कंपेयर में ये वाली दूरी बहुत बहुत कम है। 10⁻⁻15 मीटर है, इसका मतलब है 1 पर 15 जीरो लगाइए और 1 मीटर के 15 जीरो लगा के टुकड़े कर दीजिए। बहुत आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितनी छोटी डिस्टेंस है। समझ में आ गया ना। ये ठीक वैसी ही बात है कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी का डिफरेंस है, इसमें 1 मीटर और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है पता है आपको? पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जितनी दूरी पड़ती है ना 15 करोड़ में भी उससे भी ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट है या बल द्विवस्तु अंतर क्रिया है। इस वर्ड का मतलब समझते हैं। अतः दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक बार लिखते हैं इसको। यह बल लिखा है द्विवस्तु अंतर क्रिया, ये वर्ड तगड़ा है। द्विवस्तु अंतर क्रिया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टू बॉडी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन है ना। इसका मतलब बताते हैं आपको। इसका मतलब सिंपली ये है, जैसे अभी इसको आगे डिटेल में बताएंगे। ये चार्ज एक है, एक चार्ज ये है, दो चार्ज है Q1 और Q2। हमने सपोज कर दिया कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कुछ बल लगा रहा है, और सपोज करें वो 5 न्यूटन का बल है।
कितने न्यूटन का बल है? 5 न्यूटन का। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर भी फोर्स लगा रहा है, सपोज करते हैं वो 4 न्यूटन का है। कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई आंकड़े ले लिए आपके लिए। तो Q1 ने Q2 पर एक फोर्स डाला 5 न्यूटन और Q2 ने Q1 पर एक फोर्स डाला 4 न्यूटन। समझ में आ गया ना? अब अगर हम इनके बीच कोई तीसरा चार्ज रख दें, सपोज उसका मैग्नीट्यूड है Q3, है ना? तो Q3 के आने से Q1 जो Q2 पर 5 न्यूटन लगा रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसके बीच कोई आए या जाए इसे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा हालांकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सिंपली समझे, जैसे मान लो ये पति पत्नी है, ये कौन है? पति पत्नी है। इनका अच्छा खासा प्यार चल रहा था। पत्नी पति को 5 न्यूटन से प्यार कर रही है और पत्नी पति को, या पति पत्नी को 5 न्यूटन से और पत्नी पति को 4 न्यूटन से प्यार कर रहे हैं, है ना? पर इनके बीच एक थर्ड आ जाए, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मेल फीमेल आता है, जैसे मान लीजिए दो दंपति के बीच कोई तीसरा आ जाए, चाहे वो गर्लफ्रेंड आ जाए लड़के की, या मान लो उस लड़की का या उस पत्नी का बॉयफ्रेंड आ जाए, तो क्या उनके बीच का जो प्यार पहले 5 न्यूटन और 4 न्यूटन से चल रहा था, क्या वो सही चलेगा? नहीं, अब चेंज हो जाएगा। अरे नफरत बढ़ने लगेगी, अब चार्ज जो फोर्स है वो घट जाएगा। समझ में आ गया ना? ये रियल लाइफ में होता है ऐसा, जबकि चार्जों के बीच ऐसा नहीं है। अगर ये Q1 Q2 को 5 न्यूटन से प्यार कर रहा है तो इसके बाद चाहे एक आए, चाहे इसके बीच में 3-4 और आ जाएं, इसका जो प्यार 5 न्यूटन का है वो 5 न्यूटन का ही रहेगा। इस पॉइंट का यही मतलब है। यानी यह बल हमेशा द्विवस्तु अंतरक्रिया है, यानी अगर दो फोर्सों के बीच, दो चार्जों के बीच जो बल लग रहा है, तीसरा उनके बीच अगर हम कोई चार्ज रख देंगे तो उनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छे, ठीक। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कूलाम के नियम के अंतर्गत कार्यरत स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि वो जो बल है वो इस किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कूलाम नियम या कूलाम बल एक वैद्युत संरक्षी बल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, बस खत्म हो गए, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, कूलाम नियम का सदिश रूप समझेंगे। सदिश रूप का मतलब आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी रहा होगा, तो उस डायरेक्शन को ही तो फाइंड करना है अपने आप को। तो याद करो, हमने आपको वेक्टर के टाइप जब पढ़ाए थे तो उसमें एक वेक्टर पढ़ाया था स्थित वेक्टर, अरे स्थित सदिश, है ना। तो क्यों ऐसा पढ़ाया था वो ध्यान देना है। तो चलो लिखते हैं फिर। सपोज करते हैं दो चार्ज हैं, उसको उसके दो डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो एक तो ऐसे समझ लो, एक तो चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक। ये एक प्लेन में है XY, ठीक। ये X कोऑर्डिनेट है और ये Y कोऑर्डिनेट है, ठीक। अब क्या करते हैं, याद करो ये मूल बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इनकी स्थिति दिखाने के लिए यहां से इनको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक। ये वाली डिस्टेंस का नाम कुछ लिख दो, वेक्टर R1, वेक्टर R2। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश लिख दीजिए, Q2 के सापेक्ष Q1 का। तो Q1 के सापेक्ष जो Q2 का स्थिर सदिश है वो क्या है, तो वो है R2 ड्यू टू 1, R2 ड्यू टू 1। और याद करते हैं इसे एकांक सदिश कहते हैं, मींस इसे कैप R2 1 लिखेंगे। अब Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिर सदिश होगा वो बोलो क्या होगा, R1 ड्यू टू 2 कैप, R1 ड्यू टू 2 कैप। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आपको ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा तो इसे अलग खींचते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसे अलग यहां निकाल लेते हैं। ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2, ठीक है ना। अच्छा, हम सभी जानते हैं इन चार्जों के बीच फोर्स लग रहा है।
अगर ये दोनों समान है तो प्रतिकर्षण लग रहा है, और अगर चेंज है, वेरिएबल है, तो इनके बीच आकर्षण लग रहा है। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान से देखते हैं। हमने कहा Q1 Q2 पर एक फोर्स डालेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल डालेगा। तो Q1 ने Q2 पर एक फोर्स डाला और उसका मैग्नीट्यूड है F2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, F2, फोर्स का नाम क्या है? F2, और किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से, इसलिए क्या लिखेंगे? F21। अरे इसे पढ़ेंगे क्या? F2 ड्यू टू 1, यानी F2 फोर्स है जो Q2 पर लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से लग रहा है, इसलिए लिखा हमने F2 ड्यू टू 1, है ना? अब अगर बात करें यहां, तो इसकी वजह से इस पर भी तो एक फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है? F1। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? F1, और किसकी वजह से लग रहा है? तो आप कहेंगे दूसरे वाले की वजह से लग रहा है, तो F1 ड्यू टू 2, है ना? वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक क्लियर हो गया? F1 ड्यू टू 2, समझ में आया ना? ठीक। अब इनकी प्रक्रिया समझते हैं। अच्छा, जब Q1 Q2 पर फोर्स डाल रहा है, तो इसका जो प्रक्रिया है या उसका जो यूनिट वेक्टर है वो यही तो है। तो R2 ड्यू टू 1, R2 ड्यू टू 1 कैप। ठीक, यहां पे बोलो क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे यहां लिख दीजिए R1 ड्यू टू 2 कैप। कोई दिक्कत तो नहीं? ये है यूनिट वेक्टर, आपको याद होगा, जिसकी दिशा होती है और मैग्नीट्यूड एक होता है। R1 ड्यू टू 2 और R2 ड्यू टू 1। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वो R है। इनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वो R है ना? तो एक बार इनको लिख देते हैं, तो एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, माना निर्वात में R दूरी पर स्थित, इनके बीच का जो कुल डिस्टेंस है वो R है। R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 है। स्थित सदिश Q1 R1 पर स्थित है और Q2 R2 पर स्थित है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश वेक्टर R21 तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश कैप R21 है। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश R12 कैप है। अतः R21 बराबर, कुछ वैल्यू दे रखी वो लिख लो, R21 बराबर R2 माइनस R1, और अगर R12 निकालना हो तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। ठीक, ये डिस्टेंस है, कुछ नहीं याद रखनी है, हालांकि ये इनका स्थित सदिश है। आगे है, सदिश रूप में कूलाम के नियम का स्वरूप निम्न प्रकार है। कैसे है? तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे फोर्सेस लिखने हैं। क्या Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। और Q2 की वजह से Q1 पर भी तो फोर्स लग रहा है, बिल्कुल। तो एक की वजह से दूसरे पर फोर्स कितना लग रहा है वो लिखना है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आपको याद होगा कूलाम्स नियम होता है। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कौन सा नियम? कूलाम्स नियम। डायरेक्शन ही तो हमें इससे लिखनी है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स। तो Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है? तो आप कहेंगे वेक्टर F2 ड्यू टू 1। यहां लिखते हैं वेक्टर F2 ड्यू टू 1 इक्वलेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर निर्वात का ना बात करें, माध्यम ले लेते हैं, यहाँ पर K भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो छोड़ो, Q1 Q2 बटे में बोलो क्या लिखेंगे? R21 मॉड का स्क्वायर, R21 का मॉड और इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि ये R स्क्वायर लिखा है। डायरेक्शन इसकी एक बार बोल दो, R21 कैप। ये है समीकरण फर्स्ट, ठीक है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसे आगे बढ़ा भी सकते हैं, तो छोड़ो, अभी थोड़ा बाद में बढ़ाते हैं, या हम बताएं एक स्टेप बढ़ा ही दो। क्या हम सपोज करें चलो लिखते हैं, फिर वो बाद में लिखते हैं। इसे बना दो समीकरण 1। अब अगला ध्यान से देखना,
ये Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल, अब Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला बल, Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल बोलो, Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला बल, मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में बोलो R12 का मॉड, डायरेक्शन बोलो R12 कैप, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फार्मूला। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखो। यदि R21 का मॉड इक्वलेंट R12 का मॉड, ये सब इक्वल है R के, यही चीज यहां पे बता रहे थे, सोचा यही कर ले, चलो आगे कर लिया। ठीक है, इकट्ठे हो गया R21 इक्वलेंट R12 और इनका जो मॉड है वो इक्वल है R के, किसके इक्वल है, R के। देन बोलो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, इधर इरेज करते, क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना पहले। तो ध्यान से देखेंगे अब कुछ और बातें। क्या हमें ये याद है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, यूनिट वेक्टर सपोज ऐसे निकालते थे, कैप ए इक्वलेंट वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का मॉड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर वेक्टर आपको याद है सही से, तो इसी को देख करके ये चीज तो निकालनी है अपने को, ये निकाल दो, जो आएगा वो आंसर। अब यहां से R21 निकालते हैं, ठीक, ध्यान से देखना, कैप R21 इक्वलेंट R21 का R2 ड्यू टू 1, ठीक, ये चीज थोड़ा याद रखनी है। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मॉड, सॉरी वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ए का मतलब है कि यही चीज, बटे में बोलो क्या लिखेंगे, इसका मॉड, और इसका मॉड तो भाई साहब R है, R21 और R12 का मॉड कितना है, R है ना, तो इसे ये लिख दो कि ये चीज समझ में आ गई। अब R21 निकाल लिया, तो ठीक इसी प्रकार R12 भी निकाल दो, यहां पे लिख देते हैं R12 कैप इक्वलेंट R12 वेक्टर बटे में R12 का मॉड, R12 का मॉड कितना है, R। मेरे ख्याल से आपको ये भी आना चाहिए, बहुत सरल चीज है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अपना एक ओरिजिनल फार्मूला जो हमने वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि कोई एक वेक्टर राशि अगर दी है, अगर आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है कि उस वेक्टर का वेक्टर ले लीजिए और उस वेक्टर का परिमाण ले लीजिए। ठीक है, तो वही सेम काम इधर किया और हमने इसके परिमाण दोनों के कितने मान लिए, R, इसलिए यहाँ पर R R लिख दिया हुआ है। क्लियर हो गई, ठीक, आगे करते हैं। इन वैल्यूओं को उठाइए और समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में R21 की वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 2 में R12 की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको कुछ नया मिलेगा, ध्यान से देखना। तब समीकरण 1 व 2 से, ठीक, तो पहली समीकरण ध्यान से देखो, F21 वाली, वेक्टर F21 इक्वलेंट 1/4πε0 Q1 Q2 तो भाई साहब वही रहेगा, बटे क्या R21 का जो वैल्यू है वो R है और R का स्क्वायर लिखा है, कितना लिखा है, R का स्क्वायर। ठीक, अब R21 की वैल्यू बोलो कितनी है, तो R21 की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी है, अलग से लिख देते हैं, वेक्टर R21 और बटे में बोलो R, क्या यही तो है, ये वैल्यू है वेक्टर सॉरी कैप 21 की, कैप R21 की, इसे बोलो सॉल्व करके क्या ये लिखा जा सकता है, F21 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर R, बोलो क्या हो गया, R क्यूब, डायरेक्शन बोलो, तो आप कहेंगे R21 वेक्टर। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आया होगा, और ये आ गई समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर समीकरण 3 आ ही गई है तो क्यों ना फिर समीकरण 4 भी निकाल दें, 2 को सॉल्व कर दो समीकरण 4 आ जाएगी। इस बार ये वाला स्टेप नहीं करें, एक ही बार में लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना। F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2, अब R स्क्वायर लिखा है तो R स्क्वायर
और इसकी जगह जब आएंगे तो r12 की जगह फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो अगेन ये लिखेंगे r12 वेक्टर बटे r, तो एक ही बार में ना लिख दें r क्यूब r12 वेक्टर। ये आ गया समीकरण नंबर 4। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। समीकरण 3 और 4 ये जो सदिश नियम है कूलाम का उसके वेक्टर फॉर्म लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो समीकरण 3 और 4 कूलाम नियम के सदिश रूप है। समीकरण 3 और समीकरण 4 कूलाम नियम के सदिश रूप है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कुछ बातें और समझी जाए। किसी को याद होगा कि आपने अपोजिट वेक्टर भी पढ़ाया था, याद हो जब वेक्टर ऐसे हो जिनके परिमाण बराबर हो पर डायरेक्शन चेंज हो, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी, तो याद करो इस वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए बराबर बी ना लिख करके वेक्टर ए निगेटिव बी लिखा जाता है। वेक्टर ए बराबर ना लिख करके बी जो लिखा जाएगा वो निगेटिव वेक्टर लिखा जाएगा, समझ में आया ना। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या r21 और r12 इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में? r12 का डायरेक्शन उधर है, r21 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए, पैरेलल अपोजिट। कैसे अपोजिट? पैरेलल अपोजिट। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो बोलो फिर हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? ऊपर मिटाते हैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा, ये दोनों लाइनें लिखी रहने देंगे। ध्यान से देखेंगे, क्या हम ये लिख सकते हैं? अतः r21 इक्वलेंट r12, बट r12 काहे का? माइनस का। अगर तुम्हें ये समझ आया है तो बहुत जल्दी क्या हम ये भी लिख सकते हैं, f21 इक्वलेंट f12 बट काहे का? माइनस का। उम्मीद करते हैं ये भी आया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कैसे वेक्टर है? अपोजिट पैरेलल, अपोजिट पैरेलल। क्लियर हो गया नहीं? यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर धक्का दे रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर धक्का दे रहा है। क्या यहां तक कहानी समझ में आई सभी को? ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये वाला नियम यहां से ये लाइन अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो कूलाम का नियम एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी कूलाम का नियम न्यूटन के नियम को फॉलो कर रहा है। कूलाम का नियम कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? न्यूटन के नियम को। न्यूटन का नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर लगा इसका मतलब 5 न्यूटन ये है तो 5 न्यूटन ये भी है, बट माइनस लगा इसका मतलब अगर ये F21 पूर्व में है तो ये वाला फोर्स पश्चिम में है, अगर ये वाला उत्तर में है तो ये वाला दक्षिण में है। तो जो कूलाम नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, ये बात याद रखनी है। एक पॉइंट और, जो चार्जों के बीच जो बल है वो हमेशा उनकी लाइन में ही एग्जिस्ट करता है, लाइन के अतिरिक्त काम नहीं करता है, इसलिए इस बल का एक और नाम है केंद्रीय बल। कौन सा बल? केंद्रीय बल। तो दो बातें याद रखनी है, कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, नेक्स्ट कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत अच्छे। ठीक, कुछ बातें और सुन लीजिए। क्या सुना जाए? ध्यान से देखो, कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं उसमें, क्या नाम, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में, है ना? तो कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी हैं, उनको भी देख लो यार। क्लास लंबी हो रही है, चलो थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि इसी में फोर्स खत्म हो जाए, है ना? तो कूलाम बल और एक न्यूटन का तुमने बल सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, पहले तो इनके हम फार्मूले लिख देते फटाफट। क्या हमने सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा, K Q1 बटे R स्क्वायर, ये कूलाम बल है। अगर बात करें इसको थोड़ा लिखने के लिए FE से लिख देते हैं और इसे लिखने के लिए FG लिख देते हैं, G M1 M2 बटे R स्क्वायर, है ना? तो ये G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और K क्या है? कूलाम नियतांक है, जो अभी भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इन G और K के मान फिक्स होते हैं, K का वैल्यू अभी बता चुके हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसका होता है 6.7 × 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। अरे द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
समानताएं समानताएं फटाफट बोल देते हैं आपको। कह रहा है दोनों बल समानताएं बोल रहे हैं, दोनों बल व्युत्क्रम नियमों का पालन करते हैं, मींस एफ ई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और एफ जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक, अगला पॉइंट है दोनों बल निर्वात में क्रियाशील रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों बल संरक्षी हैं अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक, दोनों ही बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है दोनों ही बल द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है। द्विवस्तु अंतर क्रिया का मतलब बताया था, अगर इनके बीच कोई तीसरा चार्ज आएगा तब भी कोई इन्हें दिक्कत नहीं आएगी, इनके बीच कोई तीसरा द्रव्यमान आएगा तब भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता, समझ में आया ना, बहुत अच्छे। अब कुछ असमानताएं उनको भी देख लो। स्थिर वैद्युत बल जो कूलाम बल जो होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। ये बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी, जबकि ये वाला बल केवल आकर्षण बल होता है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है। अच्छा, ये बल दो टाइप का होता है, इसका मतलब साफ है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, है ना, आपको पता भी है, ऋणावेश और धनावेश। इसमें केवल आकर्षण बल होता है, इसका मतलब साफ है कि चार्ज द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? आगे है स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। अभी आपने देखा था जब यहाँ पर हमने 1/4 लिखा था और 1/4 के लिखा था तो दोनों की वैल्यू बदल गई थी, एफ और एफ एम की, जबकि इसके बीच माध्यम पर ये डिपेंड नहीं करता, इसके बीच कुछ भी है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना? जबकि ये वाला बल चेंज हो जाता है, निर्वात के लिए दूसरा होता है, धातु रख देंगे तो अलग आएगा, धातु के लिए हालांकि 0 आता है, जल रख देंगे अलग आंसर आएगा, नहीं सबके लिए अलग अलग आता है। क्लियर हो गया? ये याद रखना है। नेक्स्ट है दो आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला कूलाम बल है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक, कुछ बेसिक फिनोमिना लिखे दे रहे हैं, याद कर लो। हालांकि प्रूफ कैसे करते वो भी बहुत अच्छे से बता देंगे जब कोई न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर हो गया ना? तो कुछ फिनोमिना इनको देख लो। तो पहला पॉइंट है दो प्रोटॉनों के बीच, यानी प्रोटॉनों के बीच कितना तगड़ा काम करता है। दो प्रोटॉनों के बीच Fe अपान एफ जी, Fe अपान एफ जी अपान ऐसे लिखते, इसकी जो वैल्यू है 10⁻36 टाइम ज्यादा है। समझ में आ गया ना? यानी Fe बहुत तगड़ा फोर्स है किसकी बजाय एफ जी, और कितने गुना ज्यादा है? 36 गुना, और ये गुना किसके बीच है? प्रोटॉनों के बीच। ठीक, ऐसा ही लिखते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच। ये बाय प्रूफ है, टेंशन ना लो। अब आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई इसलिए इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आपको बता भी देंगे और समझा भी देंगे। कैसे किया जाता है कुछ खास काम नहीं है। देखो सभी आप जानते हो, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, सबके चार्ज और सबका मास तो फिक्स होता है ना। तो Fe अपान एफ जी तो इधर किया जा रहा है, चार्जों की वैल्यू ये रही और द्रव्यमानों की वैल्यू ये रही, आर स्क्वायर कट ही जाएगा, के और जी की वैल्यू आपको आती है, उठा के सॉल्व कर दो तो आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या है वो नहीं पता है ना, पर एक अप्रॉक्स आंसर है 10⁻36 टाइम। इलेक्ट्रॉनों के बीच और तगड़ा लगता है, क्यों? क्योंकि इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो इसका 10,000 गुना छोटा होता है, प्रोटॉन का 10,000 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 10,000 गुना छोटा होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच और तगड़ा लगता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच ही लगता है 10⁻43। ठीक, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आराम से इनको उड़ाएंगे। एक बात और करनी है अपने को, वो ये है कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी अगर किसी प्लेट, देखो अभी तक हमने फोर्स पढ़ा है दो चार्जों के बीच, अब फोर्स पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा पोस्टमार्टम कर ही देते हैं इस वीडियो में, है ना, ताकि झंझट ना बचे। तो अगर बहुत सारे चार्ज उपस्थित हो एक प्लेन में तब फोर्स कैसे लगेगा, तो उस चीज को देखने के लिए थोड़ा जल्दी करते हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं कि दो चार्जों के बीच जो बल लग रहा है, तीसरे चार्ज के आने से उन दोनों बलों के बीच, उन दो चार्जों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार परिभाषा सुन लो। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान कूलाम बल से प्राप्त करते हैं। जब किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हो तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान हम अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त करते हैं। कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण सिद्धांत। तो इसे आप याद रखेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक आधारित किस पर है? कूलाम बल पर। कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है बहुल आवेशों के निकाय में, बहुल आवेशों के निकाय का मतलब जब एक ही प्लेन में कई सारे चार्ज हो, दो से अधिक चार्ज हो,
तो बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। हमने अभी भी बताया था, अगर दो चार्जों के बीच बल 5-5 न्यूटन है तो तीसरा चार्ज अगर रख देंगे तो कोई प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक उनके बीच की दूरियां वही रहेंगी। दूरियां अगर चेंज हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में समझो 3-4 लोग खुश रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इधर जो लड़का है वो भी अपना किसी अन्य लड़की से टचअप में है और उधर जो लड़की है वो भी किसी अन्य लड़के के साथ टचअप में है। क्लियर हो गया ना। ये बहुत सिंपली बात है पर आपसे आप समझ सकते हैं और समझना ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि मेच्योरिटी नाम की भी एक चीज होती है अगर अपने आप को रिलेशन ठीक रखना है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है ना। उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी वैद्युत बल का मान उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक। तो कोई एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज करते हैं कि कई सारे चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज है Q1, इसकी लाइन में यहां पर एक चार्ज मान लेते हैं Q2, इसकी लाइन में यहां पर एक चार्ज मान लेते हैं Q3। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक। और भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला यहां मान लो, अगले चार्ज का नाम मान लो Q1 है ना। Q1 नहीं, Qn। n का मतलब है कई सारे चार्ज है। ठीक। अब ध्यान से समझो। Q3 Q1 पे फोर्स डालेगा तो आप कहेंगे बिल्कुल डालेगा। तो हम समझते हैं कि ये वाला फोर्स इधर डाल रहा है। इसका नाम बोलो क्या लिखें। F1 पे लग रहा है तो F1 लिखेंगे। F1 पे लग रहा है तो F1 लिखेंगे। किसकी वजह से लग रहा है? 3 की वजह से। किसकी वजह से? 3 की वजह से। कोई दिक्कत तो नहीं। Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में लगेगा। F1 पे लग रहा है तो F1 लिखेंगे। 2 की वजह से लग रहा है तो F1 ड्यू टू 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे। Qn फोर्स डालेगा Q1 पर, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बोलो? F1 होगा। F1 और किसकी वजह से लग रहा है? तो आप कहेंगे n वाले चार्ज की वजह से लग रहा है, तो हम बोलो क्या लिखेंगे? F1n। F1 ड्यू टू n। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक। ये सब इसके साथ उपस्थित है, वो बात हमने लिखी नहीं है पर आप समझो तो कुछ ऐसे हैं। ये चार्ज यहां से स्थित है, ठीक है ना। ठीक। डिस्टेंस भी ले सकते हो, R3 Rn और ये वाला बोलो R1, ये वाला बोलो R2। सब डिस्टेंस लिख दिया। ठीक है। तो ये ज्यादा चर्चा की कोई विषय नहीं है। तो इनका जो फोर्स होगा 1 पे, जो नेट फोर्स होगा वो सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मींस विद डायरेक्शन आपको इसके माप करके लिखना पड़ता है। मींस अगर मैं इसका आंसर लिखना हो तो हम आराम से लिख सकते हैं वेक्टर F1, क्योंकि हम F1 पर ही तो फोर्स ज्ञात कर रहे हैं। आप सब पर ज्ञात कर सकते हैं, Q3 पर भी, Q2 पर भी। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक। तो F1 बराबर बोलो क्या लिखेंगे? F1 ड्यू टू 2 प्लस F1 ड्यू टू 3 प्लस ना लिखो, अप टू डॉट डॉट F1 ड्यू टू n। अरे n का मतलब है बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है ना। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत और इसी के साथ कूलाम बल वेल फिनिश हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी पूरी तरह से बल खत्म कर दिया। अब बल से कोई सवाल नहीं बचेगा। समझ में आया ना? अगर आपने क्लास सही से देख ली है तो। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स सभी के लिए फ्री है, ओपन है। और साथ में आपको मेरे प्रोफाइल में मेरा नंबर भी है जो कि व्हाट्सअप चलता है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उधर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।